नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीएलएम क्लास में। दोस्तों डिस्कस करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक समायोजन तंत्र। दोस्तों समायोजन तंत्र के अंतर्गत हम देखेंगे कि एक व्यक्ति किन किन विधियों द्वारा अपने आप को समायोजित कर सकता है। हम दोस्तों बात करेंगे समायोजन तंत्र से जो जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन प्रश्नों की प्रकृति को भी साथ में देखते चलेंगे। दोस्तों आइए डिस्कस करते हैं हम इस टॉपिक को, और काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, हम उन प्रश्नों को भी दोस्तों साथ में लेते चलेंगे। तो आइए दोस्तों हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि समायोजन आखिर क्या है। बात करेंगे समायोजन की, तो समायोजन व्यक्ति का वह गुण होता है जो उसको वातावरण में रहने लायक बनाता है। यानी दोस्तों व्यक्ति का वह गुण जो उसको वातावरण में ढलने में मदद करता है, जिससे वह व्यक्ति अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सके, वह गुण क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। हम दोस्तों देखेंगे इसमें प्रत्यक्ष उपाय को देखेंगे, अप्रत्यक्ष उपाय, क्षतिपूरक उपाय और आक्रामक उपाय, इन चार उपायों को देखेंगे जहाँ से प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रत्यक्ष उपाय की। तो प्रत्यक्ष उपाय में अगर हम बात करें, प्रत्यक्ष उपाय में हम बाधा निवारण को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। बाधा निवारण क्या है दोस्तों? किसी काम में बाधा आने पर, यदि आप कोई काम कर रहे हैं और उसमें कोई बाधा आती है तो बाधा को दूर करने के लिए जो हम प्रत्यक्ष उपाय करते हैं वो क्या है? जैसे काला टीका लगाना, ताबीज पहनना, जैसा कि आप देखते हैं, आप आस पड़ोस में आप देख सकते हैं कि ऐसा किया जाता है। गाड़ियों के सामने जूता लटका देना, कोई मकान बन रहा है तो वहाँ पर मकान में लिख देना तेरा मुँह काला। इस टाइप से जो दोस्तों हम लिखते हैं वो क्या है? प्रत्यक्ष उपाय है किसी बाधा को दूर करने का। तो ये बाधा निवारण के अंतर्गत आता है। आइए दोस्तों प्रत्यक्ष उपाय में दूसरा उपाय देखते हैं, मार्ग परिवर्तन। अगर मार्ग परिवर्तन की बात करें तो इसमें बार बार प्रयास करने पर किसी काम में सफलता ना मिले तो व्यक्ति दूसरे रास्ते अपनाकर क्या कर लेता है? अपना बाधा दूर कर लेता है, यानी कि दूसरे रास्ते अपना करके सफल हो जाता है। तो इसमें क्या है? मार्ग परिवर्तन, सीधा नाम से ही प्रतीत होता है कि मार्ग बदल लेना, रास्ता बदल लेना। तो दूसरे रास्ते अपना करके व्यक्ति क्या हो जाता है? सफल हो जाता है, यदि वो है एक काम में सफल नहीं हो रहा है तो। ये मार्ग परिवर्तन हो गया। आइए दोस्तों तीसरे की बात करें, प्रत्यक्ष उपाय के अंतर्गत ही आता है लक्ष्य प्रतिस्थापन, यानी कि लक्ष्य को बदल लेना। शॉर्ट में समझें तो लक्ष्य प्रतिस्थापन का मतलब होता है लक्ष्य को ही बदल लेना। उदाहरण के तौर पर समझते हैं इसको। जैसे एक प्रतियोगी छात्र है, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट है, और वह आईएएस की तैयारी कर रहा है। आईएएस की परीक्षा में वह सफल नहीं हो पाया। अब सफल नहीं हो पाया तो उसने क्या किया? आरएएस, जो कि आईएएस से थोड़ी सी छोटी परीक्षा होती है, आरएएस परीक्षा में सफलता पाली और संतोष करता है। यानी कि आईएएस की परीक्षा में नहीं सफल पाया, अब वह आरएएस की परीक्षा में सफल होकर उसने अपने आप को क्या कर लिया? संतोष कर लिया। यही क्या कहलाता है? लक्ष्य प्रतिस्थापन। यानी कि बड़ा लक्ष्य नहीं पा पाया तो उसने क्या कर लिया? एक छोटे लक्ष्य को हासिल कर लिया और अपने आप को संतोष कर लिया। यही दोस्तों क्या कहलाएगा? आपका लक्ष्य प्रतिस्थापन कहलाएगा। आई थिंक दोस्तों बात समझ आ रही होगी। बात करेंगे निष्कर्ष निर्णय, यानी द्वंद्व की स्थिति में लिया गया निर्णय। ये क्या है दोस्तों? निष्कर्ष निर्णय क्या होता है? द्वंद्व की स्थिति में लिया गया निर्णय। द्वंद्व क्या है? यानी कि जैसे उदाहरण के तौर पर लें, एक व्यक्ति का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में क्या हो गया? सिलेक्शन हो गया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका है और उसका आईएएस में भी सिलेक्शन हो गया। आईएएस में भी उसका सिलेक्शन हो गया। अब वह व्यक्ति क्या है? अब वह द्वंद्व की स्थिति में, वह अब सोच रहा है कि हम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ें या फिर आईएएस की जॉब करें, आईएएस की नौकरी करें। तो अब ये स्थिति क्या कहलाती है? द्वंद्व की स्थिति कहलाती है। तो इसमें जब वह निर्णय लेगा कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ें या फिर आईएएस की जो परीक्षा हमारी निकली है हम इसमें नौकरी करें, तो ये स्थिति में जब वह निर्णय लेगा तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों? ये कहलाएगा निष्कर्ष निर्णय। आई थिंक दोस्तों बात क्लियर हो पाई होगी। आइए बात करते हैं अप्रत्यक्ष उपाय। दोस्तों क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो यहाँ से अधिक पूछे जाते हैं। अप्रत्यक्ष उपाय से यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा जाता है। आइए दोस्तों हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दमन और शमन की। अप्रत्यक्ष उपाय में दमन और शमन। दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा प्रत्यक्ष उपाय है तो कौन सा अप्रत्यक्ष उपाय। तो आपको ये भी याद रखना है। तो दमन और शमन क्या है? अप्रत्यक्ष उपाय। अप्रत्यक्ष उपाय में दमन और शमन को हम डिस्कस करते हैं। दमन क्या है? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दमन, और फिर शमन की बात करेंगे। दमन शमन क्या है? अपनी इच्छाओं को दबा लेना। सिंपल है, अपनी इच्छाओं को दबा लेना दमन कहलाता है। जैसे पैसे नहीं होने पर सामान ना खरीदना। आपके पास पैसे नहीं है, आपने सामान नहीं खरीदा, तो यह क्या कर लिया? आपने अपनी इच्छाओं को क्या कर लिया? दबा लिया। अपनी इच्छाओं को दबा लिया, यही क्या कहलाएगा? दमन कहलाएगा। शमन की बात करें, अपने दुख दर्द को चेतन मन से निकालकर अन्य कार्य में लगा देना। यानी आपको कोई दुख है, कोई परेशानी है, आपने उसको चेतन मन से निकाल करके क्या कर लिया? अपने आप को किसी अन्य कार्य में लग गए, जिससे कि आपको वो परेशानी अब नहीं मालूम हो रही है। तो ये दोस्तों क्या कहलाएगा? शमन कहलाएगा। आई थिंक बात क्लियर हो पाई होगी। बात करेंगे शोधन मार्गांतरीकरण
इसी का दूसरा जो नाम है शुद्धिकरण, तीसरे नाम की बात करें तो उदात्तीकरण। ये तीनों इसी के नाम है, डिफरेंट टाइप से इनको पूछा गया है, तो इन तीनों नामों को आपको याद रखना है। आइए बात करेंगे कि शोधन, मार्गंतीकरण, शुद्धिकरण या उदात्तीकरण क्या है। समाज में प्रचलित परंपराओं एवं व्यवहार जब व्यक्ति को पसंद नहीं आते तो उसमें कुछ परिवर्तन कर नवीन परंपरा स्थापित कर लेता है, यही क्या कहलाता है, उदात्तीकरण कहलाता है, या शुद्धिकरण या फिर मार्गंतीकरण। आइए दोस्तों उदाहरण के तौर पर समझेंगे तो आपको क्लियर हो पाएगा। अधिकांश जो क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं तो वह उदाहरण के तौर पर आपको दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसमें ये किसका उदाहरण है। जैसे दोस्तों, एक महिला जिसको अपनी कोई संतान ना होने पर उसने पेड़ों को लगाकर अपनी नवीन परंपरा को क्या कर दिया, स्थापित किया और अपने आप को सम्मानित महसूस किया। अब उसकी कोई संतान नहीं थी तो उसे कोई सम्मान नहीं दे रहा था। अब इसलिए उसने क्या किया, उसने पेड़ों को लगाया और अपने आप को सम्मानित, गौरवान्वित महसूस किया। ये उसने एक नवीन परंपरा स्थापित कर दी। इसे ही दोस्तों क्या कहेंगे, उदात्तीकरण का उदाहरण कहेंगे। आई थिंक बात क्लियर हो पाई होगी। इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति जब समाज में जो भी परंपराएं चल रही हैं उनको नहीं समझ आते तो वह एक नवीन परंपरा स्थापित कर देता है। तो इसमें इन्होंने नवीन परंपरा स्थापित की पेड़ों को लगा करके और वहाँ से अपने आप को गौरवान्वित यानी सम्मानित महसूस किया। आइए नेक्स्ट बात करते हैं प्रत्यावर्तन। अप्रत्यक्ष उदाहरण में ही हम बात करेंगे प्रत्यावर्तन की, जिसे हम दूसरे नाम से जानते हैं प्रतिमान। वर्तमान की परेशानी के कारण दुखी व्यक्ति भूतकाल में जाकर व्यवहार करता है। प्रत्यावर्तन क्या है कि जैसे कोई व्यक्ति परेशान है, दुखी है, अब वह क्या करता है, पास्ट में जाकर के जैसे पहले वह व्यवहार करता था उसी प्रकार वह क्या करेगा, व्यवहार करेगा। यही उसका क्या कहलाता है, प्रत्यावर्तन या प्रतिमान। बात करेंगे उदाहरण की। कष्ट के समय एक व्यक्ति भी बालक की तरह रोने लगता है। अब बालक की तरह रोने लगता है, पास्ट में पहले रोता था, अब व्यक्ति हो गया, अब व्यक्ति है तब भी वह बालक की तरह रोता है, रो करके अपनी इच्छाओं को क्या कर लेता है, दबाता है। तो ये क्या कहलाएगा, प्रत्यावर्तन कहलाएगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे लड़की की विदाई के समय माता पिता द्वारा रोया जाना। जब लड़की की विदाई हो रही है तो माता पिता द्वारा रोया जाना, ये भी क्या कहलाएगा, ये भी आपका प्रत्यावर्तन कहलाएगा। क्यों रोया जाना, बचपन में बच्चे रोया करते हैं, तो ये पास्ट में जाकर के अपनी क्या कर रहा है, अपनी इच्छाओं को दबा रहा है, इसलिए ये दोस्तों क्या कहलाएगा, आपका प्रत्यावर्तन कहलाएगा। आई थिंक बात क्लियर हो पाई होगी। आइए बात करते हैं प्रत्यागमन, और इसी को हम बोलते हैं पृथक्करण या पलायन बोलते हैं, या परावर्तन। थोड़ा सा नाम में डिफरेंस है और इसको आप याद रखना है। परावर्तन है यहाँ पर, यहाँ प्रत्यावर्तन है। तो पलायन या परावर्तन को डिस्कस करते हैं। वर्तमान स्थान जहाँ पर व्यक्ति रह रहा है उस वर्तमान स्थान या कार्य को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर बस जाना या कार्य करने लगना, यही क्या है, प्रत्यागमन है, प्रत्यावर्तन है, यही पलायन या परावर्तन है। उदाहरण के तौर पर देखते हैं। जैसे गांव में कोई समस्या हो गई तो गांव से लोग शहर में जाकर के पलायन कर रहे हैं, ये क्या है, गांव से शहर में जाना, ये पलायन करना कहलाता है, यानी प्रत्यागमन कहलाएगा। यानी गांव में कोई समस्या है, गांव में व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रहा है तो वो कहाँ जा रहा है, शहर की ओर पलायन कर जा रहा है, ये आपका पलायन कहलाएगा या परावर्तन। आइए बात करेंगे आत्मीकरण या तदात्मीकरण। काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों ये आत्मीकरण, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आत्मीकरण क्या है, एक व्यक्ति जब किसी एक क्षेत्र में असफल हो जाता है, कोई भी व्यक्ति एक क्षेत्र में असफल हो गया तो वह अपने आप को किसी एक व्यक्ति के साथ जोड़कर बताना शुरू कर देता है जो एक क्षेत्र में असफल है परंतु दूसरे क्षेत्र में सफल है। दोस्तों उदाहरण के तौर पर समझिए, कोई व्यक्ति है और कोई व्यक्ति है, वह एक क्षेत्र में वह असफल है, एक क्षेत्र में वह असफल है, अब दूसरे क्षेत्र में वह सफल है। एक क्षेत्र में तो व्यक्ति असफल है, दूसरे क्षेत्र में सफल है, तो कोई दूसरा व्यक्ति है वह क्या करेगा, वह उसे सफलता से जोड़ करके बताएगा, अपने आप को सफलता से जोड़कर बताएगा। आइए हम इसको उदाहरण के तौर पर देखते हैं। पढ़ाई में कमजोर बालक, एक व्यक्ति बालक है वह पढ़ाई में कमजोर है, तो उसने क्या कहा, अपने आप को सचिन तेंदुलकर से जोड़कर बताया। उसने कहा सचिन तेंदुलकर भी कौन सा ज़्यादा पढ़ा है, हम क्या हैं, हम सचिन तेंदुलकर की तरह बनेंगे, हम भी बैट्समैन बनेंगे। तो ये क्या कहलाता है, ये आत्मीकरण कहलाता है। और आत्मीकरण जो है वो क्या है, आदर्श मानने का भाव है, किसी व्यक्ति को आदर्श मानने का भाव है। आई थिंक दोस्तों बात क्लियर हो पाई होगी। आत्मीकरण का एक उदाहरण और ले लेते हैं दोस्तों। जैसे कि एक बालक है और उस बालक बाइक से जा रहा था तो उसकी पुलिस वालों ने बाइक पकड़ ली, तो उस पर कागज़ नहीं थे। अब
कागज़ नहीं थे। अब उस बालक से पूछताछ हो रही है, तो पुलिस वालों ने जब बालक से पूछा तो बालक क्या कर रहा है, अपने आप को बता रहा है कि मेरे जो दोस्त के फादर हैं, मेरे दोस्त के फादर आईएएस में हैं, मेरे दोस्त के फादर आईएएस में हैं, वह पुलिस वालों को ये बात बता रहा है। तो अभी इसमें भी क्या है, इसमें भी आत्मीकरण है, यानी तदात्मीकरण है। वह अपने आप को किससे जोड़ रहा है, एक सफल व्यक्ति से जोड़ रहा है, और सफल व्यक्ति से जोड़कर अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा है। तो इसमें भी दोस्तों क्या कहलाएगा, आत्मीकरण या तदात्मीकरण का उदाहरण है ये। आइए दोस्तों बात करेंगे अब नेक्स्ट प्रेक्षण की। अगर बात करें तो अपनी असफलता का इल्जाम दूसरे लोगों पर डाल देना। दोस्तों एग्जाम नहीं होगा, इल्जाम है, इल्जाम आप लिख लेना, इल्जाम। दोस्तों अपनी असफलता का इल्जाम दूसरों पर डाल देना, यानी खुद सफल नहीं हो पाए, खुद की कमी रही और कह देते हैं कि तुम्हारी वजह से या किसी और की वजह से हम सफल नहीं हो पाए, लाइट नहीं आ रही थी इसलिए नहीं पढ़ पाए और इसीलिए हम एग्जाम में फेल हो गए। कुछ और बता देना, अपने आप नहीं पढ़े और इल्जाम लगा रहे हैं कि बिजली नहीं है इस वजह से नहीं पढ़े। तो ये क्या कहलाता है, प्रेक्षण कहलाता है। आई थिंक बात क्लियर हो पाई होगी। आइए बात करेंगे औचित्य स्थापन या युक्तिकरण। औचित्य स्थापन या युक्तिकरण काफ़ी महत्वपूर्ण है। युक्तिकरण इसमें क्या होता है कि समस्या का मूल कारण ना बताकर अन्य कारण बताना, यानी समस्या का मूल कारण नहीं बताएंगे क्या समस्या है और दूसरा कारण बताएंगे। जैसे अंगूर खट्टे हैं, यानी लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले, क्यों? अब जब लोमड़ी को अंगूर नहीं मिल पाए तो उसने क्या कहा कि अंगूर खट्टे हैं। कारण क्या था, ऊंचे थे, अंगूर ऊंचे लगे थे। अब अंगूर ऊंचे लगे थे, लोमड़ी उछली लेकिन उसे अंगूर मिले नहीं, तो उसने क्या कह दिया कि अंगूर कैसे हैं, खट्टे हैं। यानी मूल कारण नहीं बताया और कारण क्या बताया कि अंगूर खट्टे हैं इसलिए हमने इसको खाया नहीं। तो इसे क्या कहेंगे, औचित्य स्थापन या युक्तिकरण कहेंगे। आई थिंक बात क्लियर हो पाई होगी। आइए बात करेंगे नेक्स्ट विस्थापन। दो व्यक्ति में मनमुटाव के कारण दूरी का बना लेना विस्थापन कहलाता है। तो सिंपल है, अगर आप दो व्यक्तियों में मनमुटाव हो गया तो दूरी बना लेना, बातचीत बंद कर देना, ये क्या है, विस्थापन है, एक दूसरे से विस्थापित हो जाना। अन्यारोपण काफी महत्वपूर्ण है। अन्यारोपण, आइए बात करते हैं अन्यारोपण। जब एक व्यक्ति किसी से बहुत प्यार करता है तो उसकी अनुपस्थिति में यदि वह नहीं है तो उसकी वस्तुओं के साथ प्रेम प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है, अन्यारोपण कहलाता है। दोस्तों याद रहेगा कि यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से बहुत प्यार करता है और यदि वह नहीं है उस टाइम, तो वह उसकी छुई हुई चीज़ें या उसके द्वारा जो लाई गई चीज़ें हैं उनसे अपने आप को प्रेम दर्शाता है, यही क्या कहलाता है, अन्यारोपण कहलाता है। आइए दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट की, प्रतिक्रिया निर्माण या मनोरचना। ये मनोरचना नहीं है, दो मनोरचना है यहाँ पर दोस्तों, लिख लेना मनोरचना। प्रतिक्रिया निर्माण या मनोरचना क्या है, जब कोई व्यक्ति अपने मौलिक व्यवहार से हटकर दिखावटी व्यवहार करे तो वह क्या कहलाता है, मनोरचना या प्रतिक्रिया निर्माण। बात करेंगे, काफ़ी अच्छा उदाहरण है, बगुला भगत होना। बगुला भगत होना ये उदाहरण है दोस्तों। बगुला भगत यानी कि भगत के भेष में हैं लेकिन भगत नहीं है, फॉल्स यानी झूठे भगत हैं। तो बगुला भगत होना, जैसा भगत का आचरण जैसा होना चाहिए वैसे दिखावा है पर अंदर से कुछ और है। बात करेंगे दूसरे एग्जाम्पल की, अगर बात करें तो जैसे एक सौतेली माँ एक सौतेले पुत्र से एक सौतेली माँ ना चाहते हुए भी वह सौतेले पुत्र को अपने सगे पुत्र की भांति प्यार का दिखावा करती है। यानी कि जो सौतेली जो माँ है वह अपने जो उसका सगा पुत्र नहीं है उससे क्या कर रही है, उससे एक सगे माँ की तरह बिहेव कर रही है, लेकिन वो अंदर से ऐसा नहीं कर रही है, लेकिन दिखावा ये कर रही है कि वह क्या है, वह सगी माँ है। तो ये भी दोस्तों क्या कहलाएगा, ये भी प्रतिक्रिया निर्माण या मनोरचना कहलाएगी कि सौतेली माँ है, उसके अंदर कुछ और है, वह अपने सगे बेटे जैसा व्यवहार नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी समाज को दिखाने के लिए वह क्या कर रही है, वह समाज को दिखाने के लिए वह अपने सौतेले बेटे से भी सगे जैसा व्यवहार बिहेव कर रही है। इसे क्या कहेंगे, प्रतिक्रिया निर्माण या मनोरचना कहेंगे। यानी कि जो व्यक्ति अपने मौलिक व्यवहार से हटकर, जो उसका मौलिक व्यवहार ओरिजिनलिटी है उससे हटकर के दिखावटी व्यवहार करे, यही क्या कहलाता है, प्रतिक्रिया निर्माण कहलाता है। आई थिंक क्लियर हो पाई होगी बात। आइए बात कर लेते हैं दिवा स्वप्न क्या है। दिवा स्वप्न सिंपल सा है, दिवा मतलब होता है दिन और स्वप्न मतलब सपने देखना। जब वस्तु को प्राप्त ना कर पाए, जब कोई व्यक्ति वस्तु को प्राप्त ना कर पाए तो वह संभव
प्राप्त ना कर पाए तो वह संभव व्यक्ति उसकी कल्पना मात्र करते हुए आनंद की प्राप्ति कर लेता है। यानी कि कोई व्यक्ति है वह सपने में ही क्या करता है, दिन में सपने देखता है और वह कल्पना करके उस चीज़ को क्या करता है, आनंद की प्राप्त कर लेता है। यही क्या कहलाता है, दिवास्वप्न कहलाता है। आइए बात करते हैं क्षतिपूरक उपाय की। 2 उपाय हम पढ़ चुके हैं, एक प्रत्यक्ष उपाय और एक अप्रत्यक्ष उपाय। अब हम बात करेंगे क्षतिपूरक उपाय की। बहुत सिंपल है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के कम चांस रहते हैं, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं इसको। क्षतिपूरक उपाय क्या है? क्षतिपूरक उपाय में प्रत्यक्ष क्षतिपूरक उपाय 2 उपाय हैं, प्रत्यक्ष क्षतिपूरक उपाय और दूसरा अप्रत्यक्ष क्षतिपूरक उपाय। इस क्षेत्र में कमी, इसमें प्रत्यक्ष क्षतिपूरक उपाय में क्या है, जिस क्षेत्र में कमी है उसी क्षेत्र में पूरा करना। उदाहरण के तौर पर समझते हैं, जिस क्षेत्र में कमी है उसी क्षेत्र से हम उसको कमी को पूरा करेंगे, ये क्षतिपूरक उपाय प्रत्यक्ष क्षतिपूरक उपाय कहलाएगा। उदाहरण के तौर पर गणित में कमजोर छात्र गणित में मेहनत करता है और मेहनत करके गणित में अच्छे अंक प्राप्त कर लेता है, यह क्या कहलाएगा, प्रत्यक्ष क्षतिपूरक उपाय कहलाएगा। अब बात करेंगे अप्रत्यक्ष क्षतिपूरक उपाय की, तो आपको बात क्लियर हो पाएगी। इसमें एक क्षेत्र की कमी को किसी अन्य क्षेत्र में पूरा करना, यानी जिस क्षेत्र में कमी है उसमें नहीं बल्कि दूसरे क्षेत्र से हम पूरा करेंगे। जैसे गणित में कमजोर छात्र अंग्रेजी में अच्छे अंक ला करके उस कमी को क्या करता है, पूरा करता है, तो इसे क्या कहेंगे, अप्रत्यक्ष क्षतिपूरक उपाय। ठीक है, आई थिंक बात क्लियर हो पाई होगी। आइए लास्ट हम बात करेंगे अब आक्रामक उपाय। आक्रामक उपाय में भी हम 2 पढ़ेंगे, प्रत्यक्ष आक्रामक उपाय और अप्रत्यक्ष आक्रामक उपाय। प्रत्यक्ष आक्रामक उपाय में बात करेंगे जिस परिस्थिति ने क्रोध, आक्रामक मतलब क्रोध, तो जिस परिस्थिति ने क्रोध दिलवाया उस पर क्रोध करके शांति प्राप्त करना, ये आपका क्या कहलाएगा, प्रत्यक्ष आक्रामक उपाय। जिसने क्रोध दिलाया उसी पर हम क्या करेंगे, क्रोध करेंगे, तो ये प्रत्यक्ष आक्रामक उपाय कहलाएगा। वहीं अप्रत्यक्ष आक्रामक उपाय, जिस परिस्थिति ने क्रोध दिलाया उस पर क्रोध ना करके किसी दूसरी परिस्थिति पर क्रोध करना, ये क्या कहलाएगा, ये आपका अप्रत्यक्ष आक्रामक उपाय कहलाएगा। आई थिंक दोस्तों बात आपको क्लियर हो पाई होगी और आशा करते हैं